अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त का जो सियासी मंजरनामा मैं चाहूँगा उस पर बात करें और आगाज़ में जो कुछ आज सियालकोट में हुआ है उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जलसा जो सियालकोट में होना था उसके लिए यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ रोज़ पहले से एक दरख्वास्त दे रखी थी, लेकिन इंतज़ामिया ने आखिरी मिनट पर फैसला किया कि यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा सकती और ये जलसा यहाँ पर नहीं हो सकता था। अब इसमें पूरा का पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं या उनकी हुकूमत पर दिया जा रहा है कि जानबूझ कर ये सब कुछ किया गया। और पीटीआई का ये मानना है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है, जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है और जो कामयाब जलसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कर रही है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मानना है कि उनका इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये इंतज़ामिया का एक फ़ैसला है और इसमें इसको ये सारा रंग देना इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब सवाल ये है कि क्या बेहतर अंदाज में इंतज़ामिया की बात मानते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जगह को तब्दील कर सकती थी, जिस तरह से अब वो एक और ग्राउंड में जलसा कर रहे हैं, यही इंतज़ामात बेहतर अंदाज में पहले से कर लिए जाते या इसको ये सारा रंग दिया गया या जानबूझकर इंतज़ामिया की जानिब से तंग किया गया है। मैं चाहूँगा एक तो प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस हवाले से बात करें, इसके साथ साथ जो इस वक्त मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है बरतानिया में और 48 घंटों में कहा जा रहा है कि अहम ऐलानात मुतवक्के, लेकिन इत्तेहादियों को मुस्लिम लीग नवाज़ साथ लेकर चलना चाहती है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अब इत्तेहादियों से बात करेंगे और डेफिनेटली अगर वो तमाम तर चीज़ों पर एग्री होंगे जो मुशावरत की गई है तो फिर उनके ऐलानात किए जाएंगे। अब तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि जल्द इलेक्शन की कोई बात है या अपनी मुद्दत पूरी करने की बात है या ये अहम फ़ैसले क्या हैं, लेकिन यकीनन सबसे बड़ा और अहम फ़ैसला यही होगा कि ये हुकूमत वाज़े कर दे कि ये इलेक्शंस में किस वक्त पर जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लहजे में तलखी बढ़ती जा रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के नंबर्स मैं ब्लॉक कर चुका हूँ। फिर इतना सख्त बयान देना कि जिन लोगों को लाया गया उससे बेहतर था पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब अब कह रहे हैं, उनकी तलखी बढ़ती जा रही है उनके लहजे में। उन्होंने जो इख्तलाफात थे वो भी एक का जिक्र तो पहले ही हुआ था, दूसरे का अंदाज़ा सबको था लेकिन कन्फर्मेशन चाहिए थी, तो उस्मान बुज़दार वाली बात भी उन्होंने वाज़े तौर पर कर दी कि क्या दो इख्तलाफात थे उनके इस्टेब्लिशमेंट से और अब वो खुल्लम खुल्ला बड़ा तेज़ी से शिफ्ट कर रहे हैं। पहले एक तरफ पैरेलल अमरीकी ग़ुलामी और अमरीकी मुदाखलत की बात थी, अब वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है जो इस वक्त मुल्क के लिए अच्छी नहीं है और अगर इस्लामाबाद की कॉल होती है और वो बड़ी तादाद में लोगों को लाते हैं तो फिर यकीनन एक मज़ीद ख़राब सूरत हाल बनेगी। मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। सदीकुल फारूक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। और साबिर बलोच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। नकवी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। क्या कह सकते हैं कि ये आया नो टॉलरेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी है सियालकोट के मामले में, या उनके पास कोई चारा नहीं था और ज़्यादती सिर्फ उन्हीं के साथ हुई है और जानबूझकर उनके साथ ही गलत किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? अच्छा जी, अरसलान साहब, पहले इससे मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 वर्सेस 1 है तो टाइम वाइज इसे 2 वर्सेस 1 नहीं कीजिएगा, तो टाइम तो 50-50 होना चाहिए। ठीक, पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान आज से 2 हफ्ते पहले किया, परमिशन 12 दिन पहले अप्लाई की और उसका जवाब आज मिला। चाहे उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, चाहे कोई प्राइवेट इदारा जिम्मेदार है, ये इंतज़ार करना जो है वो काबिल मज़म्मत है। इससे कि अगर आपको 1 आध दिन मशावरत के लिए चाहिए था तो आप चलिए 2 दिन 10 दिन पहले बता देते हमें कि जी हम इन वजूहात की बिना पर आपको ये जगह देने को तैयार नहीं। लेकिन जलसे वाले दिन सुबह को बताना ये तो ना शराफत के ज़ुमरे में आता है, ना एडमिनिस्ट्रेटिवली जायज़ है। तो इसमें आप हमारी इंटॉलरेंस की क्या बात कर रहे हैं? हम तो उसके बावजूद जो है वो जलसा कर रहे हैं और हम जो है वो शिफ्ट करके हमने कहा कि कहीं भी होगा जलसा ज़रूर होगा।
ठीक है नकवी साहब, सवाल सिर्फ ये है इस वक्त, मैं आपकी इंटॉलरेंस की बात नहीं कर रहा, मैंने यही सवाल किया कि आया ये नो टॉलरेंस शो करना है, क्योंकि सर ये जिस तरफ हालात जा रहे हैं, कल को इस्लामाबाद लोग अच्छा, अगर आप जनरल हालात की बात आज पुलिस के साथ तसादुम, कल अगर ये कारकुनान आपस में, तो ये ओवरऑल एक फिजा बड़ी खतरनाक अदम बर्दाश्त की पैदा हो रही है। मैंने उस हवाले से, उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल किया। अच्छा, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो मैं उसका भी जवाब दें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत ने बड़े अरसे दराज से एक बात कहती आ रही है कि हम इन दो जमातों के सरबराहान को, पूरी जमात को नहीं कह रहा, सरबराहान को, यानी शरीफ खानदान को, इन जरदारियन को और सिंध गवर्नमेंट के मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और दीगर हजरात जो मशहूर हैं, फरियाल तालपुर, हम इनको मुजरिम समझते हैं इस कौम का, कि इन्होंने अरबों रुपया लूटा है। हम इनसे हाथ तक मिलाना नहीं पसंद करते और हम ये समझते हैं कि इनका एहतसाब होना लाजिम व मलज़ूम है। जो कुछ हमारे इदारे करते आए, जिसमें ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट है, मैं ओपनली प्रोग्राम पे कह रहा हूँ, उससे ये लगता नहीं है कि ये एहतसाब के अमल इस मुल्क में देखना चाहते हैं। और ऐसे लोगों का क्लोज एंड शट केसेस के साथ हर दफ़ा एक्सक्यूज एक्सेप्ट करके डिले कर देना हेयरिंग को। अभी आप देख लीजिए, आज भी फर्द जुर्म आयद होनी थी, 21 मई तक शिफ्ट हो गई। हर दफ़ा कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी वकील तब्दील करने जा रहे होते हैं, कभी कुछ करने जा रहे होते हैं। ये चाहे ऐसी सहूलत तहरीक इंसाफ को दी जाए, PPP को दी जाए, PMLN को दी जाए, ये अदालती निज़ाम के ऊपर बहुत सारे सवाल उठा देती है। तो मजबूरन हर सियासी कारकुन और हर कोई जो सोचने वाला इंसान है, वो इस बात पर मजबूर हो जाता है कि ये सोचे कि ये हमारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है। डे टू डे हियरिंग क्यों नहीं की जा सकती? डे टू डे हियरिंग एहतसाब के मामलात में क्यों नहीं की जा सकती? ये भी तो एक रिकमेंडेशन थी ना। फिर आप दीगर इदारों की बात करते हैं तो देखिए, बड़े क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज की जो ख़ास मकाम हासिल है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की ग्लू है, ये पाकिस्तान को जोड़े हुए है पाक फौज। नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा, ठीक है सर, पॉइंट वेल टेक, मैं जरा आगे बढ़ूंगा। I just want more sentence, just one. जी। लेकिन if anyone पाकिस्तान फौज में ये समझता है कि इंस्टीट्यूशन वो होती है जिसमें कोई शख्स इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, अगर कोई शख्स करेगा, गलती करेगा, गलत फैसले करेगा, तो वो शख्स अपने आप को अबव द लॉ ना समझे और अबव एहतसाब नहीं समझे। ठीक, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक पूरा का पूरा इल्ज़ाम है आप पर, आपकी पार्टी पर, आपके रहनुमाओं पर, कि जानबूझकर करवाया गया और ये आप पैनिक कर रहे हैं इस वक्त। जो जलसे हैं, नो डाउट अच्छे जलसे हो रहे हैं, अवाम बड़ी तादाद में उनमें शिरकत कर रही है और बैक टू बैक जलसे हैं फ़ौरन इक़्तिदार से निकलने के बाद। आपकी क्या राय होगी इस सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हर जलसा पहले जलसे के बाद कमज़ोर हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, सियालकोट की ये हमसे बात कर रहे हैं तो ये खुद पहले, अगर ये कहते हैं हमने ज्यादती की है, तो ये खुद पहले बताएं कि पिंडी का जलसा, दूसरे जलसे जो मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज के जलसों में जब इन्होंने ये, उन्हें बल्कि उठा के गिरफ्तार ही कर लिया, उस वक्त इनका इंसाफ कहाँ था? उस वक्त इमरान खान के फैसले कहाँ थे कि जब मरियम नवाज ने कहा कि मैं फलां तारीख को आज़ाद कश्मीर जा रही हूँ, उन्हें उठा लिया? ये कौन कर रहा था? तो इसलिए फिरदौस शमीम नकवी साहब तो वह भले आदमियों में से हैं,
कभी कभी ये भी काने नमक में चले जाते हैं, लेकिन जरा अपने गिरेबान में भी झांकें। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो बरतानिया की अदालत को क्या कहेंगे जिसने शहबाज शरीफ साहब के हक में फैसला दिया? ब्राड शीट को क्या कहेंगे जिसने बताया कि इमरान खान की हुकूमत के वजीर वहां पहुंच गए कमीशन लेने के लिए और फिर उन्होंने माफी भी मांगी और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने हरजाने भी दिए? उनका आप क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन 8 साल से आपकी जो है फॉरेन फंडिंग केस, आप 100 से ज्यादा आप एडजर्नमेंट्स ले चुके हैं। कभी हाई कोर्ट भागते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, कभी कहते हैं ये जो अपना वॉल्यूम्स हैं ये आम ना करें, हमारे अकाउंट्स ना बताएं, ये ना करें, ये जो रिपोर्ट स्क्रूटनी कमेटी की है ये आम ना करने दें। तो भाई इमरान खान साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर आप इतने ही सच्चे खरे हैं तो क्यों आप ये मुतालबा करते हैं? 8 साल हो गए हैं, आप किसके पीछे छुप रहे हैं बार बार? ये भी बता दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए इल्जामात पर। साजिश जी अमेरिका ने फारूक साहब, दो केसेस का आपने जिक्र नहीं किया जी। पीटीवी हमला केस, हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का मामला, ये जी पीटीवी हमला केस भी आप कह लीजिए, उससे ये बरी हो गए ना। कैसे बरी हुए? चले अगर कितना टाइम रिलीफ रहा सर, उस पर भी तो बात करें ना जी। कितना डिलेड रहा वो सारा मामला भी, वो भी तो बात करें। तो कि अपनी 3.5 साल हुकूमत थी जी, वो जब उन्हें सारा कुछ मैनेज कर लिया वो चले गए। ये पेश ही नहीं होते थे ना हजरत, ये पेश नहीं होते थे। मैं अब कह रहा हूँ ये जो इन्होंने कहा साजिश हो गई है इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, पहले साजिश किसने की? यानी दिसंबर 19 में इमरान खान ने कहा मेरे खिलाफ लाओ न करारदाद अदम एतमाद। फिर जनाब अली उसके बाद पीडीएम ने जनवरी में 3 मीटिंग्स की और जनवरी के आखिरी हफ्ते में ऐलान किया कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं। अब इमरान खान कहते हैं कि मुझे अक्टूबर 2021 में पता था कि अदम एतमाद आ रही है, इसीलिए तो मैं फैज हमीद साहब मेरी मदद करेंगे। तो ये मदद किसकी ले रहे थे? उसके बाद आप आ जाइए, अब ये क्या कहा इन्होंने कि नहीं जी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो था सिराजुद्दौला का, उसने क्या किया? फिर उससे भागे कि नहीं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। अब परसों क्या ऐलान किया? कहा कि मैं इस्लामाबाद में असल मीर जाफर और मीर सादिक बताऊंगा। भाई गिरगिट की तरह आप रंग बदल रहे हैं। एक बात मैं आपको भी बता दूं और आपके जरिए आपके नाजरीन और सामीन को, हम इंशाअल्लाह अल अजीज ने किसी कीमत पर अफरा तफरी पैदा नहीं करने देंगे, किसी कीमत पर। इनमें अगर हिम्मत है ये जलसे 1-2 और कर लें, इस्लामाबाद आए, अगर ये कानून के मुताबिक तो इनको जगह दी जाएगी वहां रहे। लेकिन अगर इन्होंने शहरियों की नकलो हरकत में कोई किसी किस्म की रुकावट डाली, कोई बदमाशी करने की कोशिश की, तो फिर आप देख लीजिएगा कि कानून फिर चलेगा। ठीक, पॉइंट आ गया। साबिर बलोच साहब की जाने पढ़ूंगा। साबिर बलोच साहब, इस वक्त मामलात काफ़ी मुश्किल हैं, हर फ्रंट पर अगर देखा जाए उतना कोई सपोर्ट नहीं मिली दोस्त ममालिक से, इकॉनमी की कंडीशन बहुत बुरी है, सख्त फैसले हैं। अब आप कितने एट स्टेक हैं जब मुशावरत लंदन में हो रही है, जरदारी साहब यहाँ पर बैठे हैं, आपकी क़यादत यहाँ पर बैठी है, ये सारे मामले ने किस तरह से चलना है सर? देखिए यार, एक बात मैं आपसे अर्ज कर लूं कि मुझे बड़ा अफसोस है, मैं नकवी साहब को एक समझदार और एक बड़ा सीरियस आदमी हमेशा समझता रहा हूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने उनसे पूछा क्या और वो जवाब क्या दे रहे हैं। आपने पूछा सियालकोट का जो जलसा हो रहा है कि उसके मुतालिक पूछा कि भाई कि वो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ क्या सूरत हाल है, और वो सीधा जनाब उड़ के चले गए कि जी जरदारी साहब ने ये किया है, बीबी साहिबा बीबी फरियाद तालपुर साहब ने ये किया है, फलाना किया है, ये किया है, वो किया है। ये इनके जहन से, इनके दिमाग से ये बातें निकल नहीं सकती क्या? इनको इन हालात में वक्त ने पहुंचाया है, लोगों की और गरीब लोगों की सिंध की बददुआओं की वजह से इन हालात में ये पहुंचे हैं। मुल्क को इन लोगों ने इन हालात में पहुंचा है कि उनके लीडरों पर और हमारी जो है जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं उन पर इस किस्म की बुहतान लगाना, ये कहाँ की शराफत है भाई नकवी साहब? आपके घर में हम घुस गए हैं क्या? आपके घर में हमने कोई डाका डाला है जो आप इतने पर्सनल लोग हैं? आप तो इमरान खान से भी ज्यादा है ना वो पर्सनल बातें कर रहे हैं। वाई, क्यों? कभी आपके मुतालिक किसी ने इस बात है?
आइंदा खुदा के वास्ते आप अव्वल तो नाम न लें जरदारी साहब का, बीबी साहब का, अगर लें कभी तो इज्जत से, आराम से। ये जो है ना, ये गलत बात है, हमें भी मजबूर न करें कि हम भी आपके घर में घुस जाएं। मेरा सिर्फ ये कहना था आपके लिए। लेकिन असल बात जो आपने की थी वो सियालकोट के जलसे का, सियालकोट का जलसा ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। इमरान खान ने जो कुछ करना है वो वही बातें, वो इस ग्राउंड पर भी वही बातें करेगा, यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और जाएगा तो वहां पर भी वही बातें करेगा, फिर पाकिस्तान के किस इलाके में जाएगा वहीं पर भी वो बातें, कोई नई बात तो उसे दुखी नहीं है। कराची में, पेशावर में, मर्दान में, यहाँ वहाँ, मियांवाली में, हर जगह आप चले जाएं, एक ही चीज है, एक ही नुक्ता है, एक ही बात है, वही फौज के मुतालिक बातें करना और ये करना और वो करना। भाई तुम अगर लीडर हो, मैं तो हैरान हूं, चलो अगर इमरान खान की समझ में नहीं आता, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही नेवर बीन इन पॉलिटिक्स, अगर उसको समझ बूझ नहीं है तो ये नकवी साहब जैसे लोग हैं, ये लोग हैं, ये अपनी उम्र का ख्याल रखें, अपने तजुर्बों का ख्याल रखें और उनको अननेसेसरीली जो है ना किसी वजह से उसको सपोर्ट नहीं देना चाहिए, उसको इंकरेज नहीं करना चाहिए। मुल्क बहुत ही आपके बहरान में है, आप एक इस किस्म के यानी हालात में हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको आलमी कर्जे जितने भी हैं उनकी अदायगी में इतनी मुश्किलात हैं, आपको करंट अकाउंट और बजट का जो शदीद खसारा है उसको भी आप देखें। पूरा इन्हिसार आपका बैरूनी कर्जों पर है, करेंसी जिस तरीके से आपकी डूबती जा रही है, गिरती जा रही है, उसका आपको एहसास नहीं है। और चीन पर और आलमी IMF पर आपका इन्हिसार है। IMF के जो शराइत वो आपने जो एक्सेप्ट कर लिए थे उसके रिपार्टीशन भी देख लें। मुल्क श्रीलंका से भी बदतर सिचुएशन में जा रहा है। अगर आप जो है ना बैंकक्रप्ट हो गए तो बड़ी मुश्किल है। बलोच साहब, ये भागदौड़ तो अब वो इल्ज़ाम आप पर दे रहे हैं ना, ये तो अब आप इत्तेहादी जमातों जिनकी अब हुकूमत है उन पर है, वो तो अब अलहदा हो गए हुकूमत से। इत्तेहादी जमात तो है अरसलान भाई, इत्तेहादी देखें, मैंने आपसे पहले भी एक अर्ज कर लूँ, हम जरूर यानी पावर शेयरिंग में है थोड़ा सा, लेकिन हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, लेकिन हम अपने आप को मुबर्रा नहीं कह सकते। हमने इसको भगाने के लिए, इमरान खान को टॉपल करने के लिए हम फ्रंट लाइनर थे, वो जरूरत था। अभी आप देखें, अभी एक महीने में आप इस हुकूमत को तो ये यानी ब्लेम तो नहीं कर सकते, ये तो वही कंटिन्यूटी है इमरान खान की कि जिसने इस हालत में पहुंचाया है यहाँ पर। लेकिन बात ये है कि देखो, अब अगर एक आप मुल्क, यू ब्रॉट द कंट्री ऑन द कोलैप्स करने के, आप उसको जो आप लाए हैं उसको यानी किनारे पे, तो अब थोड़ा सा संभल तो जाओ, लेट द अदर पीपल, दूसरों को छोड़े कि वो थोड़ा सा अगर काम करना चाहे तो काम करें। जरदारी साहब ने सब ये तो आपका मौक़िफ़ है। PTI के लोग तो कह रहे हैं कि सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, बेहतरी की तरफ जा रही थी, हम टेक ऑफ कर रहे थे और ये आप लोगों के आने के बाद सबका सब खराब हुआ है। और आप ये बात मान रहे हैं अरसलान भाई, और आप उनकी इस बात को मान रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मान रहा, लेकिन वो लोग जो उनके लिए निकल रहे हैं हर शहर में जलसों में, वो तो मान रहे हैं ना सर। वो 4 साल की जो गंद उन्होंने, जो 4 साल का जो उन्होंने एक जो अजियत जो दी थी मुल्क और कौम को, अच्छा आप समझते हैं कि वो इस 2 हफ्ते में हुआ है, 3 हफ्ते में हुआ है भाई? इसीलिए तो उसके खिलाफ, वरना वो तो किसी का जो है ना कोई इतना शौक नहीं था किसी को अभी हुकूमत में आने का या हुक्मरानी करने का। लेकिन हम तो सोच रहे थे, जरदारी साहब ये सोच रहे थे, पीपल्स पार्टी ये सोच रहा था कि जनाब अब अगर इमरान खान और ज्यादा अगर यहाँ पर हुक्मरानी करे तो इसके बाद हम अगर कोशिश करेंगे भी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आपका मुल्क एक बलोच साहब, पॉइंट आ गया आपका। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नकवी साहब, एक जो ये बयान खान साहब ने दिया है, जिन लोगों को लाया गया उससे बेहतर था पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते।
एक तो ये बयानिया ज़रूर हो सकता है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तो तमाम तर मामलात आइनी तरीके से हुए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, उसके तहत ये गवर्नमेंट आई। लेकिन ये कि हुक्मरानी का हक सिर्फ हमारे पास है, ये तो जब हम फाशिज़म को पढ़ते हैं तो उसके इब्तिदा में इस तरह की बात की जाती है कि हुक्मरानी का हक सिर्फ हम रखते हैं और कोई नहीं रखता इस मुल्क में। और यही तासुर अब इमरान खान साहब भी दे रहे हैं और हर जगह से उभर भी रहा है। अरशद साहब, मेरे ख्याल से मुझे आज आपके प्रोग्राम में एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ जब आप सिद्दीकुल फारूक साहब को लुकमा दे रहे थे कि आपने पीटीवी का जिक्र नहीं किया, इसका जिक्र नहीं किया। दो चार और बातें भी बता दीजिए अगर उनको याद ना हो। क्या ये एंकर के लिए मुनासिब होता है कि लुकमा दे? नहीं सर, ये लुकमा नहीं था, ये एक रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है। मैं आपके साथ खुद पार्टी बन के काउंटर नहीं करना चाह रहा था। छोड़ दीजिए, आप अपने एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए, मैंने जो बात कहनी थी कह दी। दूसरी चीज, हजूरे वाला शायर ने लिखा, अनाज की उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी। ठीक है, एक चीज को अहमियत देने के लिए मुबालगे का इस्तेमाल करना अदब का हिस्सा है, जबान का हिस्सा है। तो ये कहना कि जो कुछ ऐसी इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने से बेहतर है कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दिया जाए। जो तबाही इस इंपोर्टेड हुकूमत ने लगाई दी है वो नजर आनी शुरू हो गई। ये तो वो लोग हैं जो दिहाइयों का तजर्बा रखते थे, जिनके पास ऐसी टीम थी कि हेल्थ के लिए कादिर पटेल जैसे वजीर को लाएंगे, सानिया निश्तर के मुकाबले में किसको लेके आएंगे, नाम फिर लेने पे बात करते हैं। साबिर बलोच साहब ने कहा नाम ना लूं। साबिर बलोच साहब जिनके नाम लिए ना, इंक्लूडिंग हमजा एंड शहबाज, इनके ऊपर जीआईटी हुकूमतों ने बनाई है और वो हमारी हुकूमतों ने नहीं बनाई। वो जो बनी हुई है उसका जवाब पब्लिक में दे दे, वो नहीं दिए। जिसका पब्लिक में जवाब देने की बात की थी, अब मैं वो भी बात कर लेता हूँ। नवाज शरीफ ने नेशनल टेलीविजन पे, नेशनल असेंबली में आके कहा कि मैं मनी ट्रेल दे सकता हूँ, मनी ट्रेल दे सकता हूँ। कोर्ट में मनी ट्रेल क्या दी? क्या दी? कतरी खत। और क्या ये पहली दफा दिया है? हेलीकॉप्टर केस क्या दी? कतरी खत। हुदैबिया पेपर मिल क्या दी? कतरी खत। आसिम जरदारी को बुलाया गया स्विस कोर्ट्स पे, क्या लिख के भेजा? मेरी दिमागी हालत खराब है, मैं नहीं आ सकता। और उसके 6 महीने बाद एक खराब दिमागी हालत वाला सदर पाकिस्तान बन गया। फिर कहा क्या गया कि यूसुफ रजा जिलानी खत लिखो। यूसुफ रजा जिलानी को उन्हीं ने जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर इसी पे रुक गए। वाजिद शमसुल हसन से कहा सारे कागजात ले आओ। किधर है वो कागजात? बता दो ना साबिर, बताओ। ये हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी, जरदारी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी जो उसने डिस्ट्रॉय कर दी। ऑल एविडेंस। और फिर सरे महल की कहानी सुनाऊं? इनकार कर दिया कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जब एनआरओ मिल गया और उसके बाद जब वो ऑक्शन पे प्रॉपर्टी आई तो प्रूफ लेके पहुंच गए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। कमाल है ना। और फिर कौम की आंखों में तुम लोग धूल झोंकते हो। और अभी मुझे भी 2 लुकमा अरसलान साहब के तारिक अजीज और इनके लीडरान ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। 2 लुकमा मुझे जिसके जस्टिस कयूम को फोन करके कहा था। 2 मुझे लुकमा ये वीडियो बनाने वाली और वीडियो ढूंढ के रखने वाली नानी खुद झूठी है। कैलेबरी फॉन्ट, वो मेरे पास 1 रुपए की जायदाद नहीं है। जुडिशरी का एहतराम करते हैं। मसद एहतराम, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम। मैं आपने बार लुकमे का जिक्र किया, या तो वो 1-2 केसेस रियलिटी ना हो, एग्जिस्ट ना करते हो, या वो बाकी सब रियलिटी। मैं आपको कहने की क्या बाकी भी सारी रियलिटीज हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब के पास दिमाग और जहन नहीं है?
नहीं, वो तमाम तर चीजें जब आपने इन एक रिलीफ की बात की तो वो दो बातें वो भी सामने आ जानी चाहिए थी कि सर सबको हर वक्त में कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलता है। You cannot tell him, prompt him. Sorry, this is against ethics. मैं आगे बढ़ूंगा जी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए नकवी साहब, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए नकवी साहब, आगे बढ़ जाते हैं। मेरा सवाल फिर नकवी साहब वो फाशिज्म पे था, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने आपको जवाब दे दिया। हम पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम महंगाई को नहीं देख रही, खुददारी को देख रही है। पाकिस्तान के अवाम हकीकी आज़ादी को देख रहे हैं। और हम जो कहते हैं कि हमारा हक है हुकूमत का, वो हम अपनी पॉपुलैरिटी पे कहते हैं। और हम कहते हैं अगर तुम्हें हमारी पॉपुलैरिटी पे डाउट है तो आओ इलेक्शन कराओ। हमने ये कहा कि इलेक्शन के बगैर हुकूमत दो हमें। ठीक है, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की जाने पढ़ूंगा। अब ये तो सवाल है ना कि इलेक्शंस भी कैसे हों, किसकी मर्जी से हों, किन मशीनों पे हों, कौन सा निज़ाम उसका तस्लीम किया जाए, कौन सा नहीं। नकवी साहब आगे बढ़ूंगा, वक्त बहुत महदूद है। ठीक है फरीद, ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, वक्त बहुत कम है। नकवी साहब उन दोनों का पॉइंट नहीं आ पाएगा। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब अब सवाल ये एक पूरी पाकिस्तानी कौम कर रही है, कोई पीटीआई के सपोर्टर का सवाल नहीं है। किसी को भी मुनासिब नहीं लग रहा कि एक नई हुकूमत बने और पूरी की पूरी काबीना बरतानिया में बैठी हुई हो मुशावरत के लिए, और यहाँ डॉलर 190 क्रॉस कर जाए, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही हो और मुशावरत बरतानिया में पाकिस्तान की सियासत को लेकर हो रही हो। ये हर पाकिस्तानी का कंसर्न है, क्या राय होगी इस पर? पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों की मीटिंग, सदर मुस्लिम लीग, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग और 3-4 ओहदेदार मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों की मीटिंग थी। ये हुकूमत पाकिस्तान की मीटिंग हरगिज नहीं थी। और ये ओहदेदारान इस वक्त क्या काबीना का हिस्सा नहीं है, और क्या वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं है? इस वक्त को बुलाया था, उनके दो हैसियतें हैं ना, सारे ओहदेदार को बुलाया है, सारे ओहदेदार को बुलाते, वो वज़ीर आज़म भी हैं और वो मुस्लिम लीग सदर भी हैं। तो जो पॉलिसी वहां बनेगी मुस्लिम लीग नून की, वो इत्तेहादियों के मीटिंग में रखी जाएगी, उस पे फैसले होंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है, एटम बम का जिक्र किया। 1945 में हिरोशिमा पर एटम बम गिरा। आज तकरीबन 77-78 साल हो गए हैं, उसके असरात अब भी ख़त्म नहीं हुए। ये कोई मजाक नहीं है कह देना एटम बम मार दो और ये कहें जी हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। आप हकीकी आज़ादी की बात करते हो, आप अमेरिका गए, आपने IMF की शराइत मानी, आपने अमेरिका के कहने पे CPEC बंद किया, आपने अमेरिका के कहने पे IMF का स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया, आपने अपनी इकानमी जो है वो IMF के हवाले कर दी, आपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मुतालबा नहीं किया, आपसे कहा गया कि कश्मीर में, जब कश्मीर में हमारी हुकूमत, उन्होंने कहा जी हम इधर मकबूजा कश्मीर की जो हमारी सरहद है हम उसकी तरफ मार्च करेंगे। इमरान खान ने कहा वो पाकिस्तान का गद्दार होगा, ये इस तरफ जाएगा, कोई मार्च नहीं करना। आपने मोदी के लिए दुआएं की, मोदी जीतेगा तो हम जनाब अली कश्मीर का मसला हल होगा। आपको अमेरिका ने कहा अभिनंदन को छोड़ो, आपने 24 घंटे में अभिनंदन को छोड़ दिया। आप बात करते हैं हकीकी आज़ादी की और गुलामी अमेरिका की मानते हो। ये तो मैंने जो इक़दामात गिनाए हैं इससे और ज़्यादा गिना सकता हूँ, लेकिन ये तो सामने रखे ना। दूसरी बात ये है कि करप्शन, 40 अरब रुपए की करप्शन तो जनाब सिर्फ कोरोना में आपने जो गैर मुल्की इमदाद आई है वो आपने की, और आपके ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जब देना चाहिए तो इमरान खान ने छुपा दी। IMF ने दबाव डाला कि वो निकालो करप्शन की रिपोर्ट। तो हुजूर 40 अरब की करप्शन तो आपके इमरान खान ने सिर्फ कोरोना फंड में देनी है। फिर आ जाइए, चीनी की पहले बरामद फिर दरामद, गंदम की पहले बरामद फिर दरामद, फिर अद्वियात की कीमतों की में इजाफा, फिर उसके बाद LNG, फिर उसके बाद पेट्रोलियम। 2000 अरब से ऊपर की करप्शन है। आप बैठ गए और नाते तोते साफ सुथरे, साफ चली, शफाफ चली। यह करप्शन किसने की है?
ये करप्शन इमरान खान और उनके हवारियों ने किया है। और अब तो और करप्शनें आ रही हैं आपके साथियों की सारी। अब तो आपके जो साथ चलने वाले थे वो आपकी करप्शन सामने रख रहे हैं, और उसी से डरने के लिए हमें हाथ न लगाओ, और कहते हैं क्या, मुझे हाथ लगाया तो फिर देखिए क्या होता है। हाथ क्या लगाया, कानून आपको पकड़ के जेल में डालेगा, लेकिन कानून। फिर जलसों की बात करते हो, ये जलसा एबटाबाद के जलसे में किसने कहा? इमरान खान ने कहा ना कि इतनी छोटी जगह पे जलसा किया है, और कैमरे लगा के और टिके करके आप कहते हो बहुत बड़ा जलसा किया है। इमरान खान के लफ्ज सारी तरफ घूम रहे हैं, इतनी छोटी सी जगह आपने जलसा किया। ये फ्रॉड नहीं इस तरह से चलते। आप आओ, मैं फिर कहूंगा, और इल्जाम आप दूसरों पे लगाते हो, फलां ने ये किया। तुम्हारे सारे आप लोगों के झूठे मुकदमों के पोल खुल रहे हैं। साफ पानी का केस में बरियत हो गई है, दूसरों में कुछ आपने सबूत नहीं दिया। ख्वाजा बिरादरान को जो आपने जेल में डाला, वो हुजूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब को आपने इस्तेमाल किया। ठीक है सिद्दीक उल फारूक साहब, जरा मैं अब साबिर बलोच साहब की जानिब बढ़ूंगा। बहुत सारी चीजें आपने गिनवा दी, मैं ज़रा साबिर बलोच साहब की जानिब बढ़ूंगा। बलोच साहब, अब सवाल ये है कि इस वक्त मामलात को संभालना है। आपने अपनी पहले गुफ्तगू में जिक्र किया कि इमरान खान को टॉपल करना था, उसमें आपने अपना एक किरदार अदा किया, बट अब आवाम को रिलीफ देना है, मैशत को बेहतर करना है, चैलेंजेस बेतहाशा हैं। इसके लिए कोई रोड मैप क्या मुशावरत में पहले से सोचा गया था, या उस वक्त इब्तदाई गोल सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा था और बाकी चीज़ें अब सोची और समझी जा रही? नहीं, देखिए, इमरान खान को टॉपल करने का भी एक मकसद था। आप जानते हैं, समझते हैं कि भाई कि उसने मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क की सियासत को, मुल्क की इखलाकियात को उस यानी डगर तक पहुंचाया था कि यहाँ पर कोई शरीफ आदमी, कोई सेंसिबल शख्स हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अगर उसकी कंटिन्यूटी होती, यही तो फील किया, यही तो देखा गया। सब लोग अपोजिशन के जितने भी बड़े लीडरान थे, सब ने मिलके बशमूल पीपल्स पार्टी के और मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब के, चेयरमैन बिलावल साहब के, उन्होंने मिलके कहा, देखा इन चीजों को कि भाई कि अब इससे ज्यादा अगर जाएंगे तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम होंगे। तभी तो उन्होंने मिलके जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एक कानूनी और एक आईनी तरीके। अच्छा, अब बात यह है कि अब इनको थोड़ा सा वक्त दे दें। जरदारी साहब जो है ना, आपको पता है कि इस मामलात में वो अल्लाह की मेहरबानी से वो काफी समझ बूझ रखते हैं, जानते हैं, इकोनॉमी को जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी को जानते हैं, फुल टाइम पॉलिटिशियन है, वो इन चीजों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं। अब उन्होंने खुद इन चीजों का ऑफर के पहले भी उन्होंने, आपको याद है, कहा था कि जनाब इमरान खान के ज़माने में कि भाई इकट्ठे बैठ के बात करें, इकट्ठे बैठ के काम करें, एक दूसरे से सलाह मशवरा ले लें। लेकिन वो तो एक चूंकि एक फाशिस्ट था, वो किसी की वो भलाई का कभी सोचता नहीं था, भलाई की बातों पर वो ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन अब ये है कि अब हालात इस नहज पे आ गए हैं कि मैं आपको एक अर्ज कर लूं कि अगर आप मौका दें जरदारी साहब को, आप एक पीसफुल माहौल में, और इस बात को समझाएं, इमरान खान को इस बात को समझाना चाहिए था, क्योंकि आज अगर वो इलेक्शन करता है तो आप एक बात सोच लें, अरसलान भाई, आपने खुद सुना है, या उसके जो ड्रम बीटर नकवी साहब बैठे हुए, उसने भी सुना है कि वो कहता है कि जी अगर इलेक्शन हो जाएंगे, अगर मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगा तो मैं फिर इलेक्शन कराऊंगा, और मैं फिर उसके बाद फिर इलेक्शन कराऊंगा। ये कितने इस मुल्क में बैठ के ये इलेक्शन कुछ नहीं चाहता, ये मुल्क में एक अनार्की चाहता है। इस मुल्क में एक जो है ना, ये एजेंडे के जरिए यानी वो अपने काम कर रहा है, और इन चारों को नकवी साहब पर मैं ब्लेम नहीं देता, इसलिए कि उनकी समझ में बात नहीं आ रही। जब पानी सर से गुजर जाएगा, जब बुहरान जो है ना वो अपने अंजाम पे पहुंच जाएगा, तब ये एहसास करेंगे कि हमने क्या हुआ और क्या नहीं। ठीक, बलोच साहब, पॉइंट आपका आ गया सर। मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।